हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 12th बायोलॉजी, जी हां क्लास 12th बायोलॉजी का लेके आए हैं आपका चैप्टर नंबर 5। बोले तो चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है और इसमें आपको पूरा कंप्लीट वीडियो आपको देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना भी आपका चैप्टर है मैं आपको पूरा बोर्ड एग्जाम के पहले आपका क्लियर करा दूंगा। ये सब जो आपको पढ़ा रहे हैं हम, ये पूरा आपके बोर्ड एग्जाम प्लस नीट से रिलेटेड है। यूपी एमपी बिहार राजस्थान हर एक बोर्ड के लिए मेरे प्यारे बच्चों है, क्योंकि एनसीईआरटी आधारित हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वहाँ पे ज्वाइन करके नोट्स संबंधित सारी जानकारी वहाँ पे आप उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जाके टेलीग्राम चैनल मेरे प्यारे बच्चों जरूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आज है हमारा वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का, वो है क्या, वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। तो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। जो इनसे आपके प्रश्न बनते हैं और जो उनकी परिभाषा होती है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में, यानी कंप्लीट वीडियो आपको आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग आता है वो आता है आनुवांशिक लक्षण या आनुवंशिक लक्षण क्या होता है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 अंक का या फिर 1 अंक का आते लघुत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आपको सीधा बता देना है। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, उसे हम लोग आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है हमारा क्या है, कोई हमारा फर्स्ट जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है, और ये हमारा क्या है, सेकंड जनरेशन, यानी कि ये पिता है ये बेटा है। तो ये पिता से इनके बेटे में जो लक्षण जा रहे हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं, इन्हीं लक्षण को क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे बाल का झड़ना, जैसे कुछ लोगों का देखते होंगे बाल और झड़ता बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों की आंखें कंजी होती है, मतलब कि हल्की भूरी टाइप, ठीक है ना। तो ये सब जो होते हैं, ये सब आनुवांशिक लक्षण के क्या होते हैं, आपके उदाहरण हैं। अगला आता है प्यारे बच्चों वंशागति। अगला क्या आता है आपका, वो आता है वंशागति। ये वंशागति क्या होती है, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। तो वंशागति क्या होती है, आपको सीधा बता देना है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना, स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। इसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। तो आपको सीधा बता देना, अगर दे दे वंशागति होता क्या है, तो सीधा आपको बता देना है आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। इसी को प्यारे बच्चों वंशागति कहा जाता है। फिर आती है आपकी विभिन्नताएं। ये विभिन्नताएं क्या होती है या फिर विभिन्नता क्या होती है, तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नता या फिर विभिन्नताएं कहा जाता है। जीवधारी मतलब जानते होंगे, जैसे एक पशु है तो पशु में कई होते हैं, जैसे कि पशु में गाय होती है, पशु में घोड़ा भी आता है, यह भी तो एक पशु है। पशु में अगर बात करें एक भैंस भी आती है, भैंस, और एक हमारा क्या आती है, बकरी भी आती है। देखिए, अब देखिए चीज़ एक ही है, जीवधारी हैं, इनके बीच अंतर है नहीं। ये घोड़ा गाय में आप अंतर पता कर सकते हैं, भैंस बकरी में अंतर पता कर सकते हैं। या फिर मानव जो होते हैं बाहर के 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका क्या है, स्त्री है, ये क्या है, पुरुष है। पुरुष में हमेशा ऊपर एक टोपी होती है, नीचे ये प्लस होता है, ये स्त्री बन जाती है। तो देखिए इन दोनों में या फिर बॉय और लड़की में आप अंतर पता कर सकते हैं। तो यानी जो जीवधारी होते हैं इनके बीच क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसी को प्यारे बच्चों विभिन्नता कहा जाता है, या फिर इन्हीं को विभिन्नताएं कहा जाता है। अगला आता है प्यारे बच्चों अनुवांशिकी। अगला क्या आता है आपका, वो आता है अनुवांशिकी। ये आनुवंशिकी क्या होता है, तो वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। तो वह अनुवांशिकी क्या होता है, सीधा बता देना है वंशागति। वंशागति क्या होती है, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही
वंशागति कहलाती है। और विभिन्नता क्या होती है? जो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। और जब हम लोग वंशागति और विभिन्नता दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे? स्टडी बोले तो अध्ययन करेंगे, तो इसी को हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। इसी के प्यारे बच्चों आनुवंशिकी कहा जाता है। बात समझाइए, आनुवंशिकी क्या होती है? वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों आपका वंशागतिक विभिन्नताएं तथा लैंगिक प्रजनन। अगला क्या आता है? हेडिंग आती है, वो आती है आपकी वंशागतिक विभिन्नताएं तथा लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में माता से प्राप्त मादा युग्मक, लैंगिक प्रजनन मतलब, और लैंगिक प्रजनन या फिर लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसी जनन प्रक्रिया जिसमें दो जनक, कितने जनक? दो जनक पार्टिसिपेट करते हैं, दो जनक भाग लेते हैं, उसे हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में माता से प्राप्त मादा युग्मक तथा पिता से प्राप्त नर युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। जब लैंगिक प्रजनन माता से प्राप्त मादा युग्मक, ठीक है, तो जो माता से क्या प्राप्त होता है? हमेशा मादा युग्मक प्राप्त होता है। पिता से क्या प्राप्त होता है? नर युग्मक प्राप्त होता है। और इसके संलयन से क्या बनता है प्यारे बच्चों? युग्मनज का निर्माण होता है। इसके संलयन से क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच क्या होता है? विनिमय होता है। इनमें कौन सा मादा युग्मक किस नर युग्मक से संलयन करेगा यह भी निश्चित नहीं होता। और इसमें जब संलयन होता है तो इसमें यह भी नहीं निश्चित होता है कि कौन सा मादा युग्मक होता है किस नर युग्मक से क्या करेगा? संलयन करेगा, यह भी निश्चित नहीं होता है। इस तरह लैंगिक प्रजनन से विभिन्नता की पूरी संभावना होती है। और यही जो प्रोसेस होती है इससे क्या हो जाती है? विभिन्नता की पूरी संभावना उत्पन्न हो जाती है। अब आती है प्यारे बच्चों वंशागति विभिन्नताएं तथा अलैंगिक प्रजनन। अब क्या है आपका हेडिंग? अगला हेडिंग याद रखना, डाल लीजिए, वंशागतिक विभिन्नताएं तथा अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में जीवधारियों की उत्पत्ति केवल एक ही जनक से होता है। अब बात आती है कि कभी कभी सर बता दीजिए कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिस जनन प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग लेते हैं, जिस जनन प्रक्रिया में क्या होता है? केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और अलैंगिक प्रजनन में जीवधारियों की उत्पत्ति केवल एक जनक से होता है तथा जनक पीढ़ी के सभी लक्षणों उसमें ज्यों के त्यों आ जाते हैं। और इस संतति को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। अगर क्लोन स्टार पॉइंट में देखिए तो क्लोन किस में पाया जाता है? हमेशा और हमेशा अलैंगिक प्रजनन में क्लोन पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या पाया जाता है? क्लोन पाया जाता है। क्यों क्लोन पाया जाता है? क्योंकि अलैंगिक प्रजनन के दौरान जो हमारी संतानें उत्पन्न होती है वो हमेशा और हमेशा जनक के समान दिखाई देती है, इसीलिए प्यारे बच्चों इसको क्लोन कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है ना, जनक के सभी लक्षण बच्चे में आ जाते हैं, उसके पीढ़ी में आ जाते हैं, जो कहते हैं उसकी पीढ़ी में आ जाते हैं। और इस जो संतति प्राप्त होती है इसको हम लोग क्या क्या नाम दिए? क्लोन नाम दिए हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि अनुवांशिकी के जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जी को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है? अनुवांशिकी का जनक। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल का अगर देखिए तो सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी, क्या थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। तो ये कभी कभी आ जाता है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी, स्पीसीज की उत्पत्ति कब हमारे प्यारे बच्चों प्रकाशित हुई थी? तो सन 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कौन सी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के प्यारे बच्चों जनक कहा जाता है। ठीक है ना।
अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पे मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव। अब क्या आता है आपका मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव, यानी जो मेंडल थे वो मटर का पौधा चुनाव किए थे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार के मटर के पौधे को चुनाव किए थे और उसमें क्या क्या रीजन था, क्या क्या कारण था कि बस उन्हीं या फिर उसी मटर के पौधे का चुनाव की थी। मटर का वैज्ञानिक जो नाम होता है वो होता है आपका पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम जो होता है, यह मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। ये आपका एक औद्योगिक मटर होता है, ठीक है ना। मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनाव करने के निम्नलिखित थे। आखिरकार मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्या उन्होंने सेम के पौधे को नहीं चुन सकते थे? क्या अन्य किसी पौधे को नहीं चुन सकते थे? यानी कि मटर के चुनने की क्या रीजन थी? तो पहला रीजन ये था प्यारे बच्चों कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, यानी कि सबसे पहला ये रीजन था मटर के पौधे को चुनने का, क्योंकि यह एक वर्षीय आपका पौधा होता है और इसे आसानी से उगाया जा सकता है। अब इसको आप आसानी से कहीं भी उगा सकते हैं, आप घर में उगा सकते हैं, हाँ, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रकाश चाहिए, क्योंकि यह आपका भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही तो बनाते हैं ना, इसलिए इनको कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो यह एक वर्षीय पौधा है, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, और इसे आसानी से उगाया जा सकता है, घर, छत, बाग बगीचे, खेत, यानी कहीं पर भी आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखें तो मटर प्राकृतिक रूप से स्वपरागण करते हैं। जो मटर होते हैं यह प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं? स्वपरागण, यानी कि जो परागण के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अभी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि परागण के लिए यह दूसरों पर निर्भर रहती हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग, जैसे गुड़हल, जो गुड़हल होता है इसमें क्या स्वपरागण होता है या पर परागण? तो इसमें प्यारे हमेशा बच्चों क्या होता है आपका कौन सा परागण होता है? तो इसमें हमेशा पर परागण होता है। इसमें जो परागण की क्रिया होती है अन्य चीज़ों पर निर्भर करती है। या फिर जैसे बाजरा होता है, बजरी का आप नाम सुने होंगे, बाजरा भी क्या होता है इसमें पर परागण होता है, यह दूसरों के द्वारा इसमें परागण की क्रिया होती है। लेकिन जो मटर होता है यह स्वपरागण होता है। स्वपरागण मतलब कि खुद से इनकी परागण की क्रिया हो जाती है, लेकिन इनमें आसानी से पर परागण करा सकते हैं। और इसमें जो पर परागण होता है वो भी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करा सकते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। तो इसमें देखिए क्या क्या थी, पहली थी कि यह एक वर्षीय पौधा होता है, और दूसरा इसे आसानी से उगाया जा सकता है, और फिर यहाँ पे अगला है कि मटर प्राकृतिक रूप से स्वपरागण करते हैं, लेकिन इसमें आसानी से परपरागण करा सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, तो मटर के पौधे में अनेक किस्में पाई जाती है। जो मटर का पौधा होता है उसमें भी अनेक किस्में पाई जाती हैं, जैसे कि लंबे बौने पौधे, गोल व झुर्रीदार पौधे। अब गोल व झुर्रीदार पौधे तो गोल तो नहीं होते ना झुर्रीदार होते, लेकिन हाँ पौधे में जो फल लगता है, फल बोले तो मटर का बीज, मटर का क्या होता है बीज। तो बीज देखे होंगे बहुत सारे बीज गोल होते हैं, बहुत सारे बीज गोल होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं झुर्रीदार होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं झुर्रीदार होते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं। और कुछ मटर के पौधे देखेंगे छोटे होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ बौने होंगे। बौने के लिए यहाँ छोटे के लिए यहाँ पे बौना प्रयोग किया गया है, और जो लंबा है उसको हम लोग लंबा का ही नाम देंगे। क्लियर हुई यहाँ पे। चौथा पॉइंट है प्यारे बच्चों, यह उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब ये होता है कि नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इसमें जो नर और मादा जननांग होती हैं वह प्यारे बच्चों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो आपको सीधा बता देना है यह उभयलिंगी होता है। कौन होता है? मटर का जो पौधा होता है यह उभयलिंगी होता है, अर्थात नर और क्या मादा जो जननांग होते हैं एक ही पुष्प में स्थित होती हैं। बात क्लियर हुई? सीधा बता देना है कि जो मटर का पौधा होता है यह उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब ये होता है, उभयलिंगी बोली या फिर द्विलिंगी, क्योंकि उभयलिंगी को ही प्यारे बच्चों द्विलिंगी भी कहा जाता है। उभयलिंगी को ही क्या कहा जाता है? द्विलिंगी भी कहा जाता है। तो जो मटर का पौधा होता है यह उभयलिंगी
और द्विलिंगी दोनों होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, या फिर उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी। एक लिंगी क्या होता है, जिसमें नर या मादा जननांग केवल एक पाया जाता है दोनों में से, उसे एक लिंगी कह देते हैं। द्विलिंगी जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पाए जाते हैं, नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगी कह देते हैं या फिर द्विलिंगी बोल दिया जाता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। देखिए पॉइंट में, तो अगला था मेंडल ने ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी तथा परागण द्वारा शुद्ध 7 विप्रयासी लक्षणों वाले मटर के पौधे की चुना। और जो मेंडल ने पीढ़ी दर पीढ़ी और परागण द्वारा शुद्ध 7 विप्रयासी लक्षणों वाले पौधे का चुनाव किया। और जो मटर का पौधा था उसमें कुल कितने विप्रयासी लक्षण प्यारे बच्चों उपस्थित थे, तो उसमें कुल शुद्ध 7 विप्रयासी लक्षण उपस्थित थे। कुल कितने थे, कुल शुद्ध 7 विप्रयासी लक्षण उपस्थित थे, किसमें, मटर के पौधे में। बात क्लियर हुई इतना, ओके। मेंडल के प्रयोगों की रूपरेखा। मेंडल के प्रयोगों की रूपरेखा क्या है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग को निम्नलिखित 3 चरणों में संपन्न किया। और जो मेंडल आनुवंशिकता की खोज कहीं ना कहीं मटर के पौधे पर ही किया था, लेकिन इन्होंने जो स्टेप को अपनाए थे वो कुल मिला के 3 चरणों में अपना संपन्न किए थे। सबसे पहला क्या था, तो सबसे पहला था शुद्ध प्रजननी पौधे का चयन। उन्होंने सबसे पहले शुद्ध प्रजननी पौधे का चयन किया, यानी जो शुद्ध प्रजनन कर सकी उसी पौधे का चुनाव किया। वैसे पौधे तो बहुत होते हैं, आप देखते हैं कि आपके स्कूल कॉलेज में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे बच्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो कुछ ही होते हैं। यानी कि उन्होंने केवल शुद्ध प्रजनन वाले पौधे का ही चुनाव किया। इसके लिए मेंडल ने प्रत्येक किस्म के बीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी उगाया। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बीज लिए और प्रत्येक किस्म के थे उनको क्या किया, पीढ़ी दर पीढ़ी उगाना शुरू किया, ताकि अलग गुण प्रदर्शित करने पर उस पौधे को हटाया जा सके। अगर वो अलग गुण प्रदर्शित कर रहा है उसमें से, तो उसको हटा लें और एक गुण वाले को वहाँ पे रख लें। और शुद्ध प्रजननी का अर्थ यह है कि सफ़ेद पुष्प वाला पौधा पीढ़ी दर पीढ़ी सफ़ेद पुष्प ही उत्पन्न करे। यानी कि कुल यहाँ पे ये था कि जो मेंडल ने क्या किया कि पहले ढेर सारे बीज लिया, फिर उनको क्या किया, पीढ़ी दर पीढ़ी उगाना शुरू किया, और जो अलग गुण वाले लक्षण प्रदर्शित करते थे उन पौधे को क्या किया, हटा के फेंक दिया। केवल व केवल प्यारे बच्चों उन्हीं शुद्ध प्रजनन वाले पौधे को चुना जो कि सफ़ेद पुष्प लगते थे, सफ़ेद पुष्प, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें सफ़ेद पुष्प ही लगते थे। केवल उन्हीं शुद्ध प्रजनन वाले पौधे का क्या किया, चुनाव किया। अब इसमें दूसरा पद क्या है, दूसरा जो था उनका द्वितीय पद संकरण। अब द्वितीय पद संकरण में क्या किया, इस पद में 2 विप्रयासी रूपों वाले जनकों के बीच संकरण कराया। तो जो द्वितीय पद में उन्होंने प्रोसेस शुरू किया था, इस पद में क्या किया था, उन्होंने 2 विप्रयासी रूप वाले जनकों के बीच क्या कराया था, संकरण कराया था, ठीक है ना। अब तृतीय स्टेप क्या था, तृतीय स्टेप था संकरों में स्वपरागण। संकरों में स्वपरागण, तो मेंडल ने संकरों के स्वपरागण द्वारा द्वितीय संकर पीढ़ी प्राप्त की। जो संकर थे, संकर मतलब जो प्रथम पीढ़ी में जो संकर प्राप्त होते उसको कहते। तो जो संकर थे, मेंडल ने संकरों के स्वपरागण द्वारा द्वितीय जो संकर पीढ़ी होती है उसको प्राप्त की, और जो संकरों का ही क्या करा दिया, स्वपरागण करा दिया। इसके द्वारा क्या प्राप्त हो गई, द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हो गई, ठीक है ना। और इनके बीजों से बने पौधे द्वितीय संकर पीढ़ी यानी कि F2 प्रदर्शित करते थे। बाद में मेंडल ने F3 और F4 पीढ़ी भी प्राप्त की। मतलब ये है कि संकर मतलब ये प्रथम पीढ़ी हो गई। ये क्या है, प्रथम पीढ़ी। जैसे कि आप अपने बाबा की प्रथम पीढ़ी हैं, आपका बेटा द्वितीय पीढ़ी रहेगा, आपके बेटे का बेटा तृतीय पीढ़ी रहेगा, तो इस प्रकार। तो जो प्रथम पीढ़ी होता है उसको संकर बोलते हैं, और प्रथम पीढ़ी से स्वपरागण करा के द्वितीय पीढ़ी प्राप्त किया, द्वितीय पीढ़ी का स्वपरागण करके तृतीय पीढ़ी प्राप्त किया, और तृतीय पीढ़ी का जब करा दिए तो चतुर्थ पीढ़ी प्राप्त हुई। तो इसी को कहते हैं संकरों में स्वपरागण। जो संकरों का क्या किया गया, स्वपरागण कराया गया। इतनी बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों, क्लियर हुई कि नहीं, कमेंट कर दीजिए ऐसे आनो। अब आता है मेंडल के प्रयोग। अब क्या आता है प्यारे बच्चों, मेंडल के प्रयोग। अब देखेंगे कि मेंडल ने अपने जीवन में कितने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर।
तो मेंडल ने मटर के पौधे पर एक संकर संकरण के बाद द्विसंकर संकरण किए जिसका निम्नलिखित वर्णन है। यानी कि उन्होंने मेंडल के क्या क्या मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सबसे पहला उन्होंने किया था मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। कुल मिला के 3 पढ़ेंगे कि 2 पढ़ लें, चलिए देख लेते हैं, जितना आप कहेंगे उतना ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंडल ने अपना प्रयोग सबसे पहले क्या किया था, एक संकर संकरण प्रयोग, यानी कि एक एक लक्षण वाले को लेकर उन्होंने संकरण कराया। तो वह संकरण जिनमें किसी एक लक्षण के 2 विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है एक संकर संकरण कहलाता। बात समझिएगा, वह संकरण जिसमें एक लक्षण वाले 2 विभिन्न रूपों वाले, एक लक्षण के क्या करते हैं 2 विभिन्न रूप वाले शुद्ध प्लस, जैसे कि मान लीजिए एक पौधा है, एक मटर का क्या है पौधा है, यानी मटर का क्या है पौधा है। तो इसमें एक लक्षण क्या होगा लंबाई होगी, एक लक्षण क्या होगा लंबाई होगी। तने की लंबाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तने की क्या होगी लंबाई होगी। बात समझिएगा, एक मटर का पौधा होगा जिसमें मान लीजिए तने की लंबाई यानी मटर पौधा की लंबाई होगी। अब इसमें 2 होंगे, कुछ तो मटर बहुत क्या होंगे लंबे होंगे, कुछ क्या होंगे लंबे होंगे, और कुछ क्या होंगे बौने होंगे। याद रखना, कुछ क्या होंगे लंबे होंगे लेकिन क्या होंगे कुछ बौने होंगे। तो यही है मटर के पौधे का एक लक्षण क्या है मटर के पौधे की लंबाई, लेकिन कुछ मटर पौधे की लंबाई लंबा है और कुछ क्या है बौने हैं। तो ये तो एक लक्षण है, लेकिन इसके 2 विप्रासी लक्षण हैं, लंबे और बौने। एक विप्रासी लक्षण क्या होती है, मतलब एक ही लक्षण के 2 लक्षण विप्रासी विपरीत। तो एक लंबा है पहली बात, और दूसरा क्या है बौना है, ठीक है ना। तो यही है, तो वह संकरण जिसमें किसी एक लक्षण वाले 2 विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है कि एक लक्षण क्या है मटर के पौधे की लंबाई है, और 2 विभिन्न रूप, और इसके 2 रूप क्या है एक लंबा है एक बौना है, का अध्ययन किया। और यही क्या कहलाता है एक संकर संकरण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं एक संकर संकरण कहा जाता है। स्टार पॉइंट में देखें तो इसमें मेंडल ने 2 शुद्ध नस्ली वाले पौधे को जनक के रूप में लेकर संकरण कराया। इस प्रोसेस में क्या किया था, उन्होंने 2 शुद्ध नस्ली वाले पौधे का चयन किया और उनको क्या माना जनक माना। 2 यानी कि एक मेल के रूप में लिए, दूसरा फीमेल के रूप में लिए, एक नर दूसरा मादा के रूप में जनक मानकर संकरण कराया। यह जनक लंबाई लक्षण के 2 वैकल्पिक रूपों जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा का प्रतिनिधित्व करते थे। यानी कि उन्होंने देखिए यहाँ पे 2 शुद्ध नस्ली वाले पौधे, यानी कि एक लंबा पौधा लिया दूसरा बौना पौधा लिया, इसको मेल दूसरा फीमेल माना, और इनसे प्राप्त यफोन पीढ़ी जब इनका क्रिया कराएंगे तो यफोन पीढ़ी प्राप्त होगी, और इनसे प्राप्त यफोन पीढ़ी की संतति में स्वपराग करा के द्वितीय पीढ़ी संतति प्राप्त की। बात करेंगे तो जैसे आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता से आप पैदा हुए, आप प्रथम पीढ़ी हो गए, जब आप पैदा करेंगे दूसरा आप बच्चा तो आपकी द्वितीय पीढ़ी हो जाएगा। तो ये माँ बाप हैं, एक लंबा पौधा द्वितीय पौधा, जब इनके बीच संकरण करा गया तो यफोन पीढ़ी प्राप्त हुई, यानी कि इनके बच्चे प्राप्त हुए, और फिर इन्हीं के बीच स्वपरागण करा दिया। दोबारा यफोन में क्या किया गया लंबा और बौना मानकर इन्हीं का करा दिया, तो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हो गई। बात क्लियर हुई, यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे ही ये क्या है, यह आपका इन्होंने एक क्या लिया, एक इन्होंने लिया प्यारे बच्चों यहाँ पे लंबा लिया, एक क्या लिया लंबा लिया, और दूसरा क्या लिया स्मॉल टीटी यानी बोले तो बौना लिया। जब इनसे हमेशा यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, और यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। इनसे युग्मक बनते हैं, क्या बनते हैं युग्मक बनते हैं, युग्मक, और यहाँ पे क्या बना युग्मक बना। यहाँ कैपिटल टी टी है, यहाँ पे स्मॉल टी टी, दोनों जोड़े के रूप में होते हैं। और जब इनका अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो आधा यहाँ पे आ गया, यानी कि एक यहाँ पे आ गया 50%, और यहाँ से बौना का आधा यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों युग्मक आपस में क्या करके संकरण करके एक क्या किए युग्मनज का निर्माण किए, क्या बनाए युग्मनज का निर्माण बनाया, फिर इसको बोलते हैं भ्रूण बोला जाता है, और इसी को क्या नाम दिया गया प्रथम पीढ़ी नाम दी गई। अब इसी प्रथम पीढ़ी को पुनः इन्हीं के बीच संकरण करा दिया गया। जब इनके बीच संकरण करा गया तो यहाँ पे अब एक और बात ध्यान देना, जब यहाँ पे लंबे का बौने से प्राप्त किया, बौने से
आप जब संग्रहण कराते हैं तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो यहाँ पे हमेशा और हमेशा जो पौधा प्राप्त होगा वो लंबा ही बनेगा। अब बात आती है सर यहाँ पे तो लंबा भी है बौना भी है, तो लंबा क्यों बना? क्योंकि जब प्रभावी का, ये प्रभावी है, लंबा हमेशा प्रभावी होता है, और जो बौना रहेगा इसका सेकेंड रूप वो अप्रभावी होता है। और एक आगे आपको देखने को मिलेगा प्रभाविता का नियम। जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ संकरण कराते हैं तो हमेशा और हमेशा प्रभावी के ही लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये प्रभावी का ही लक्षण दिखाता है, और अप्रभावी यानी कि ये क्या है, बौना क्या है, अप्रभावी है। ये क्या है, अप्रभावी है, और ये प्रभावी है। और जो अप्रभावी के लक्षण छिपे रहते हैं और वो हमेशा प्रभावी का ही लक्षण प्रदर्शित करता है, इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो यहाँ पे लंबा प्राप्त होगा, और यही क्या कहलाए, प्रथम पीढ़ी। और प्रथम पीढ़ी का संग्रहण करा देंगे, सेम प्रोसेस आधा आधा, तो यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होगी, और द्वितीय पीढ़ी में आधे तो लंबे प्राप्त होंगे और बौना प्राप्त होगा। ठीक है ना, एक बौना प्राप्त होगा, बाकी 3 हमारे लंबे प्राप्त होंगे। यही है, और इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेंडल का एक संकर क्या है, प्रयोग है। क्लियर हुई? अब मेंडल के एक संकरण के परिणाम क्या थे? यानी जब मेंडल ने एक संकरण कराया तो उसके क्या रिजल्ट निकल के आया? तो पहला इनका ये रिजल्ट था कि प्रथम संतति पीढ़ी जो F1 थी केवल एक जनक से समानता प्रदर्शित करती है। यानी कि एक जनक मतलब जो प्रभावी था उससे ही क्या अप्रभावी लक्षण दिखे थे? नहीं दिखे थे। तो पहला तो ये रीजन था, इसमें निकल के आता। दूसरा क्या है, दूसरी संतति पीढ़ी F2 में प्रभावी व अप्रभावी 3:1 के अनुपात में प्रकट होते थे। यानी 3 ठो लंबे बने थे और एक बौना बना था। तो 3 लंबे हमारा क्या है, प्रभावी 3 है, और अप्रभावी यानी एक बौना, तो ये क्या है, अप्रभावी प्रकट हुई थी। इसका अर्थ यह है कि F1 पीढ़ी में बौना रूप छिपा था तथा F2 पीढ़ी में पुनः बौना रूप प्रकट हो गया। क्योंकि जब प्रथम पीढ़ी में प्रभावी ही मिला था, यानी कि लंबा ही मिला था, तो उसमें कहीं ना कहीं बौना तो नहीं दिखाई दिया, छुपा था। लेकिन जब उनके बीच संग्रहण करा दिए बच्चों के बीच, तो जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई तो उसमें 3 लंबे और एक बौना मिला था। तो यानी कि उसमें द्वितीय पीढ़ी में ये हमारा बौना छिपा रहता, निकल गया, मतलब उन्होंने अपना लक्ष्य प्रदर्शित कर दिया, लेकिन प्रथम पीढ़ी में वो छिपा था। तीसरा क्या था, इस पीढ़ी में शुद्ध व संकर 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। अब आता है व्याख्या, यानी कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं आनुवांशिकी के कारक। क्या है, आनुवांशिकी के कारक। यानी जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया एक संकरण, तो इसके परिणाम की व्याख्या करेंगे हम लोग। तो पौधे का एक लक्षण लंबाई है। पौधे का एक लक्षण क्या है, लंबाई है, जिसके 2 विपर्यासी गुण लंबापन और क्या है, बौनापन है। मतलब पौधे सिर्फ एक ही, वो लंबाई है, एक ही लक्षण है, लेकिन इसके 2 विपर्यासी, 2 विपरीत क्या है, एक लंबा है दूसरा बौना है। ये युग्मक कोशिका के जीवद्रव्य में किसी न किसी रूप में जरूर होते हैं। मेंडल ने इन्हें कारक या यूनिट नाम दिया, और इन्हीं को क्या बोल दिया, जो भी प्रयासी लक्षण हैं इन्हीं को नाम दे दिया कारक, या फिर इन्हीं को यूनिट नाम दे दिया गया। इन्हीं कारकों के कारण युग्मकों के माध्यम से आनुवांशिकी लक्षण माता पिता से संतान में जाते हैं, और ये इन्हीं कारकों के कारण, और जो यही लक्षण होते हैं इन्हीं के कारण जो युग्मकों के माध्यम से जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो माता पिता से किस में चले जाते हैं, संतान में चले जाते हैं। डेविस वनस्पतिविज्ञ विलियम एल जोहानसन, जिनका जन्म हुआ था 1857, मृत्यु हुई थी 1957, 100 साल तक जीवित थे, ने सबसे पहले मेंडल के कारक व यूनिट के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया था। तो जिन से पहले, अब तो आपको बात समझ आई ना, जो जिन था वो मेंडल ने नहीं प्रयोग किया था, बल्कि किसने प्रयोग किया था, डेविस वनस्पतिविज्ञ थे विलियम एल जोहानसन ने। विलियम एन जोहानसन ने, मेंडल ने ये कारक नाम दिया था, लेकिन जो विलियम थे वो क्या बोलते हैं, ये कारक नहीं बल्कि क्या है, ये जीन है। और वहीं पे मॉर्गन ने 1912 ने बताया कि जीन गुणसूत्रों के द्वारा वहन किए जाते हैं। और जब मॉर्गन आए, ये बता दिए मॉर्गन कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा वहन किए जाते हैं, गुणसूत्रों के द्वारा बने होते हैं। बस बात क्लियर हुई। अब दूसरा है प्रभाविता या प्रबलता। अब प्रभाविता अप्रभाविता आपको बात समझ आई। पहली क्या है, प्रभाविता या प्रबलता। यदि लंबेपन के कारक को टी से व बौनेपन के कारक को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाए
तो पौधों में कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी में से कोई दो कारक साथ आ सकते हैं। इनमें से कैपिटल टी, स्मॉल टी संकर हैं, यानी कि प्रभावी है, जिनमें लंबेपन व बौने पर दोनों के कारक एक साथ हैं, किंतु इसमें केवल लंबा ही प्रदर्शित होगा, केवल लंबा ही दिखाएगा, ई वाला छिपा रहेगा, जो क्या होता है, प्रभावी होता है, वही बनाता है। अर्थात कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तथा स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी लक्षण। यानी प्रभाविता नियम ये है कि जब आप बौनेपन का और लंबेपन से आप संकरण कराएंगे तो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी जो कि संकर होते हैं, और इसमें हमेशा लंबेपन का गुण दर्शाता है और बौनेपन का गुण नहीं दर्शाता, और इसी को हम लोग प्रभाविता कहते हैं। तीसरा जो नियम दिए थे वो आपको पता होगा, आपको पृथक्करण का नियम दिए थे। तीसरा नियम क्या दिए थे, पृथक्करण का नियम दिए थे। तो मेंडल ने बताया कि F1 संकरों में जब स्वपरागण कराते हैं तो इनसे बने लंबे व बौने पौधे 3:1 के अनुपात में बनते हैं, किंतु 3 लंबे पौधों में केवल एक शुद्ध है, बाकी 2 संकर है। इस प्रकार F2 पीढ़ी में इनका अनुपात 1:2:1 के अनुपात में हो गया, और इसी क्या कहते हैं, पृथक्करण कहा जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। अब मेंडल ने क्या दिया था अपना, द्विसंकर संकरण प्रयोग, यानी कि 2 लक्षणों को लेकर उनके 2 विप्रयासी लक्षणों का प्रयोग किया था। तो मेंडल ने बीज के गोल व झुर्रीदार लक्षणों के साथ बीज पत्रों की हरे व पीले लक्षणों की वंशागति का भी अध्ययन किया। अब तो गोल और झुर्रीदार के साथ साथ बीज पत्रों का अनेक जो बीज की रंग होता है वो हरे और पीले लक्षणों की वंशागति का भी अध्ययन किया, दोनों के साथ का। मेंडल ने पाया कि गोल व पीले तथा झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों में पर परागण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में केवल गोल व पीले बीज बनने वाले पौधे बनते हैं, तथा इनसे स्वपरागण होने पर F2 पीढ़ी में इनसे प्राप्त बीजों से लक्षणों के 4 संयोग उत्पन्न होते हैं, जो निम्नलिखित है। इसमें गोल और पीले कितने बनते हैं, 9 बनते हैं। गोल व हरे कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। झुर्रीदार व पीले कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। और झुर्रीदार हरे कितने बनते हैं, 1 बनते हैं। अर्थात F2 पीढ़ी में बने संतति 9:3:3:1 के अनुपात में थी, और इसे ही द्विसंकर अनुपात कहा जाता है। तो एक संकर संकरण में कितने मिले थे, 1:2:1, और द्विसंकर संकरण में जो इसका फिनोटाइप था वो क्या था, 9:3:3:1। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है, ठीक ना। तो इनका फिनोटाइप याद रखना। प्रथम पीढ़ी का फिनोटाइप कितना होता है, 1:2:1 होता है, लेकिन द्विसंकर संकरण का क्या होता है, 9:3:3:1। ठीक है ना। द्विसंकर संकरण के परिणाम क्या थे, इनसे मेंडल ने F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त की, जिनसे 9:3:1 का अनुपात था। द्विसंकर संकरण में 2 नए संयोग गोल हरा तथा झुर्रीदार पीला प्रकट हुए। ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं अन्य शब्द जो कि आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि अनुवांशिकी संबंधी कुछ सामान्य शब्द कौन कौन से हैं। तो देखते हैं जीन, ये जीन क्या होता है, संकरण क्या होते हैं, तो इन सब को प्यारे बच्चों हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आता है जीन। ये जीन क्या होता है, गुणसूत्र पर स्थित DNA अणु का वह खंड जो आनुवांशिक लक्षण की वंशागति एवं प्रकटन के उत्तरदायी है, जिन कहलाता है। तो जिन क्या होता है आपको सीधा बता देना है, गुणसूत्र पर स्थित DNA अणु का वह खंड, गुणसूत्र पर स्थित DNA अणु का वह खंड जो आनुवांशिक लक्षण की वंशागति एवं प्रकटन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, उसे ही प्यारे बच्चों जिन कहा जाता है, वही आपका जिन कहलाता है। अगला आता है संकरण। ये संकरण क्या होता है, तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों में क्रॉस कराने की क्रिया को संकरण कहते हैं। जो तुलनात्मक लक्षण होती हैं इनके जनकों में क्या करा दें, क्रॉस करा दें, तो इसी क्रिया को प्यारे बच्चों संकरण नाम दे दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। अब एक बात आई थी आपको, संकर नाम, संकर आप सुना होगा, मैंने कई बार संकर शब्द का प्रयोग किया था। ये संकर क्या होते हैं, जब तुलनात्मक लक्षण वाले 2 जनकों में
क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं। जब तुलनात्मक लक्षण वाले दो जो जनक होते हैं उनमें क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो जो उत्पन्न संतति होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संकर कहा जाता है। फिर इसमें आता है युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ। ये युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ क्या होते हैं, एक ही गुण के दो विभिन्न पर्यायी रूप को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील या एलीलोमार्फ कहा जाता है। तो युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ किसको कहते हैं, एक ही गुण के दो विभिन्न पर्यायी रूपों में व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। पांचवा आता है प्यारे बच्चों आपका टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस क्या होता है, जब प्रभावी संकर का अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है तो यह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जब प्रभावी संकर का अप्रभावी जनक के से संकरण कराते हैं तो इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि फिनोटाइप समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, और इसी के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि जो फिनोटाइप क्या है, समयुग्मजी है या समान है या फिर वो विषम युग्मजी है, कि वो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये विषम युग्मजी है, ये दोनों क्या समयुग्मजी है। अब एक संकर संकरण परीक्षण, अब क्या आता है आपका एक संकर संकरण परीक्षण। तो किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे बोले तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे का संकरण अप्रभावी बौने पौधे स्मॉल टी से कराते हैं तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला क्या, यदि अज्ञात जीनोटाइप वाला लंबा पौधा समयुग्मजी यानी कैपिटल टी होता है तो सभी संतानें क्या होंगी, लंबी होंगी। अगर इनका और इनका कराएंगे, जब इनका और इनका यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक कैपिटल टी बना और एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना, कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर इनका इनसे या फिर इनका इनसे कराएंगे तो यदि वो कैपिटल टी बना तो क्या होगा, लंबा पौधा समयुग्मजी होता है और सभी संतानें क्या होती, लंबी होती हैं। यदि अज्ञात जीनोटाइप वाला लंबा पौधा विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो 50% संतानें लंबा होंगी और 50% संतानें जो होंगी वो प्यारे बच्चों बौनी प्राप्त होती हैं। बात क्लियर हुई। अब आता है आपका जीनोम। अब क्या आता है आपका जीनोम। ये जीनोम क्या होता है इसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, और बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय जो युग्मक के द्वारा वंशागत होता है जीनोम कहलाता है। तो जीनोम क्या होता है, विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय जो युग्मक के द्वारा वंशागत होता है उसी को जीनोम कहते हैं, वही जीनोम कहलाता है। सातवां आता है जीन पुल। ये जीन पुल क्या होता है, सभी जीवों के सभी जीन प्रारूप मिलकर जीन पुल बनाते हैं। तो जीन पुल क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों के सभी जीन प्रारूप मिलकर क्या बनाते हैं, जीन पुल का प्यारे बच्चों निर्माण करते हैं। अब आपका आता है मेंडल के वंशागति का नियम। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मेंडल के वंशागति का नियम होता क्या है, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही प्यारा प्रश्न आता है और लगभग हर वर्ष से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो मेंडल के वंशागति के नियम क्या है, तो मेंडल के निम्नलिखित 3 नियम दिए। मेंडल जो थे वो वंशागति के निम्नलिखित 3 नियम दिए थे। पहला दिए थे प्रभाविता का नियम। पहला क्या दिए थे उन्होंने, प्रभाविता का नियम दिया था। जब एक जोड़ा विप्रयासी लक्षण वाले 2 शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उत्पन्न संतति में एक प्रभावी लक्षण दिखाता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं करता, तो इसी को हम लोग प्रभावी कहते हैं। यानी जब एक जोड़ा विप्रयासी लक्षण वाले 2 शुद्ध जनकों में, यानी कि एक हमारा प्रभावी बोले तो कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी। क्या बोलते हैं, प्रभावी। और ये क्या आपका अप्रभावी है, अप्रभावी है। जब प्रभावी का अप्रभावी के साथ संकरण कराते हैं तो इसमें जो संतति प्राप्त होती है केवल प्रभावी का ही लक्षण दिखाती है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो ये प्रभावी ही है, ये क्या है, ये प्रभावी ही है। लेकिन जब यहाँ पे
इन दोनों से जब स्मॉल टी बनेगा तब हमारा अप्रभावी होगा। अगर ये बना तो ये प्रभावी में ही लिया जाएगा। तो इसी को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि मेंडल ने एक लंबे तने वाले मटर के पौधे का एक छोटे तने वाले मटर के पौधे के साथ संकरण कराने पर देखा कि F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे तने वाले थे। इनमें स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में कुछ पौधे छोटे तने वाले तथा अधिकांश लंबे तने वाले पौधे थे। मेंडल ने बताया कि लंबा तना मटर के पौधे का एक प्रभावी लक्षण है, जबकि छोटा तना एक अप्रभावी लक्षण होगा। बात क्लियर हुई। दूसरा जो आपका मेंडल का नियम आता है वो आता है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा जो आता है वो पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम प्यारे बच्चों आपका आता है। तो पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या होता है? जब शुद्ध अनुवांशिकी लक्षणों वाले परस्पर विरोधी पौधों में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 में उत्पन्न संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं और इनमें युग्मकों की शुद्धता भी बनी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे बात करें तो जब मटर के एक शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण कराते हैं, जब मटर के एक शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल बैंगनी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। इनमें स्वपरागण कराने पर इनसे उत्पन्न बीज को बोने पर F2 पीढ़ी में बैंगनी व सफ़ेद वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। बैंगनी व सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच 3:1 का अनुपात पाया जाता है। मेंडल ने पाया कि कारक प्रभावी या अप्रभावी होते हैं, परंतु ये परिवर्तित नहीं होते। ये प्रभावी या अप्रभावी तो होते हैं, परंतु ये प्यारे बच्चों कभी भी परिवर्तित नहीं होते। लेकिन समय आने पर अप्रभावी कारक पृथक होकर अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं और इसी को कारकों के पृथक्करण का नियम कहा जाता है और इसी को प्यारे बच्चों कारकों के पृथक्करण का नाम दे दिया जाता है। बात क्लियर हुई। तो अब आपका आता है तीसरा जो नियम आता है वो आता है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम प्यारे बच्चों क्या आता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। जब दो जोड़ी विप्रासी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन पौधों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। बात समझिएगा, इन्होंने ये बोला कि जब दो जोड़ी वाले विप्रासी लक्षणों वाले पौधों के बीच क्या कराते हैं हम लोग? संकरण कराते हैं, तो इन लक्षणों का क्या होता है? पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावी करती है। इसमें जो एक लक्षण की वंशागति होती है वो दूसरे को क्या करती है? प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल करती ही नहीं। उदाहरण के लिए जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहे तो समझ सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध गोल तथा पीले बीज वाले पौधे कैपिटल RR और कैपिटल YY यानी कि ये आपका राउंड है यानी कि गोल और पीले, ठीक है ना, का संकरण झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों से कराया तो F1 पीढ़ी में गोल तथा पीले रंग के बीज प्राप्त हुए। इनका स्वपरागण कराने पर जो द्वितीय पीढ़ी में देखा गोल व पीले, झुर्रीदार व पीले, गोल व हरे और झुर्रीदार व हरे बनते हैं। यानी कि जब प्रथम इन्होंने बस इसका संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में केवल गोल तथा पीले रंग के बीज प्राप्त हुए, बस एक ही प्राप्त हुआ। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी का स्वपरागण करा दिए तो जो द्वितीय पीढ़ी बनी तो इसमें देखिए कितने मिले? गोल व पीला बन गया, झुर्रीदार व पीला बन गया, गोल व हरा बन गया और झुर्रीदार व हरे पौधे बन गए। इनसे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आनुवांशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं। उपर्युक्त चारों प्रकार के पौधों के लक्षण प्रारूप को 9:3:3:3:1 के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है,
अब आपका आता है प्यारे बच्चों वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब क्या आता है आपका वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या होता है? वाल्टर सटन और थियोडोर वाबेरी ने देखा कि गुणसूत्र का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। जो गुणसूत्र था उसका व्यवहार कैसा था? जीन जैसा ही है। इन्होंने मेंडल के नियम को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। इन्होंने जो अपना नियम था उन्होंने मेंडल के नियम को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया था। वंशागति का क्रोमोसोमवाद के अनुसार गुणसूत्र वंशागति से संबंधित सूचनाओं का भौतिक क्या होते हैं? वाहक होते हैं। ये सूचनाओं का क्या करते हैं प्यारे बच्चों? भौतिक वाहक होते हैं। ठीक है ना। अब आपका आता है मंडलीय अनुपात से विचलन, यानी मंडलीय अनुपात से विचलन क्या क्या थे अलग हटकर। तो पहला आता है जीन अन्योकरण। तो जीन अन्योकरण क्या होता है? जब दो या अधिक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। जब दो या अधिक जीन, दो या फिर इससे अधिक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो वे एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। तो वह एक दूसरे क्रिया को क्या करते? विभिन्न रूपों में क्या करते? प्रभावित करते हैं। इस दशा को जीन अन्योन्करण कहा जाता है और इसी दशा को क्या प्यारे बच्चों बोला जाता है? जीन अन्योन्करण कहा जाता है। अगला आपका नियम आता है वो आता है प्यारे बच्चों आपका अपूर्ण प्रभाविता। अगला क्या आता है? अपूर्ण प्रभाविता। ये अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति है जिसमें एक विषम युग्मनज प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों समयुग्मजों के बीच का फिनोटाइप प्रदर्शित करता है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति है जिसमें एक विषम युग्मज प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों समयुग्मजों के बीच फिनोटाइप प्रदर्शित करता है। इसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने सन 1903 ईस्वी में किया था। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने सन 1903 ईस्वी में किया था। अगला आता है प्यारे बच्चों अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम या फिर अपवाद। अगला क्या आता है? अपूर्ण प्रभाविता या मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद आता है। सॉरी, यहाँ पे ये है कि जो अपूर्ण प्रभाविता थी ये मेंडल के प्रभाविता के नियम क्या थी? एक अपवाद थी। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग देख सकते हैं गुलाबास या मिराबिलियस जलापा। ये गुलाबास या मिराबिलिस जलापा क्या है? तो इनमें लाल पुष्पों का या लाल पुष्पों वाली कैपिटल आर रेड तथा सफ़ेद पुष्पों वाली स्मॉल आर, क्योंकि इसमें हमेशा जो कैपिटल आर प्रभावी होगा वही इसको स्मॉल आर कर देंगे अप्रभावी। उपजातियों में संकर द्वारा F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं तथा इनसे स्वपरागण कराने पर जो द्वितीय पीढ़ी में लाल गुलाबी तथा श्वेत पुष्प यानी कि 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप जो होता है वो जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है तथा फिनोटाइप का जो अनुपात होता है वो भी हमारा 1:2:1 यानी कि दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आपका आता है बहुविकल्पता। ये बहुविकल्पता क्या होती है प्यारे बच्चों? बहुविकल्पी सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जो बहुविकल्पी होते हैं यह सामान्य जीन उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। ये सामान्य जीन की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं और ये सामान्य जीन की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखें तो मानव का जो रुधिर वर्ग, उदाहरण के लिए क्या है? मानव का रुधिर वर्ग। ठीक है ना। तो मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति बहुविकल्पता का उदाहरण है। जो मानव की रुधिर की वंशागति कराते हैं यही बहुविकल्पता का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए बी तथा ओ। इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। पहला देखें तो पहला है ए रुधिर वाले अभिव्यक्तियों में प्रतिजन ए होता है।
दूसरा बी रुधिर वर्ग वाले अभिव्यक्तियों में प्रतिजन बी होता है। तीसरा ए बी रुधिर वर्ग वाले अभिव्यक्तियों में प्रतिजन ए और प्रतिजन बी होता है। वहीं चौथा देखें तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, यानी कि वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकते हैं। अब आता है यहाँ पे एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति। अब क्या आती है आपकी एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति। तो बर्नस्टीन ने इसका पता लगाया, जिसके अनुसार एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति जीन आई द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके 3 एलील आई ए, आई बी और स्मॉल में आई हैं। इनमें एलील आई ए, एलील आई बी व स्मॉल में आई के प्रति प्रभावी है, किंतु ये क्या होते हैं, सह प्रभावी भी हैं। एलील ए या आई की उपस्थिति में ए प्रतिजन बनता है, वहीं पे एलील बी या आई बी की उपस्थिति में क्या बनता है, बी प्रतिजन बनता है। ओके, और वहीं पे तीसरा देखें तो एलील ए और एलील बी यानी कि आई ए और आई बी, ये एलील ए ही हैं की उपस्थिति में दोनों प्रतिजन ए और बी बनते हैं। केवल एलील आई, केवल एलील स्मॉल में आई की उपस्थिति में कोई प्रतिजन नहीं बनता। एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति को निम्न प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला देखें तो रुधिर वर्ग ए के लिए समयुग्मजी पुरुष द्वारा ओ रुधिर वर्ग वाली स्त्री से विवाह करने पर इनकी संतानें में रुधिर क्या होगा, ए होगा। यानी कि जब किसी भी समयुग्मजी पुरुष है वो क्या करता है, उसके पास ए रुधिर है और वो ओ रुधिर वर्ग वाली स्त्री से क्या किया, विवाह किया। अब दोनों वहाँ पे कहीं न कहीं निषेचन की प्रोसेस करेंगे तो एक बच्चा पैदा होगा और उसका रुधिर क्या होगा, ए ही होगा। दूसरा देखें तो रुधिर वर्ग बी के लिए किसी समयुग्मजी पुरुष द्वारा ओ रुधिर वर्ग की स्त्री से शादी करने पर इनकी संतानें क्या होंगी, बी रुधिर वर्ग वाली होंगी। और वहीं पे यदि ए रुधिर वर्ग के पुरुष का बी रुधिर वर्ग वाली स्त्री से शादी कराते हैं तो ए भी रुधिर वाली संतानें प्राप्त होंगी। ए का ओ से कराएंगे तो ए ही प्राप्त होगा, बी से ओ से कराएंगे तो बी ही प्राप्त होगा, लेकिन ए का जब बी से करा देंगे तो ए बी रुधिर वर्ग प्राप्त होगा। अब जब ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष का ए बी रुधिर वर्ग वाले स्त्री से विवाह कराते हैं तो 25% संतानें ए रुधिर वर्ग की, 50% ए बी रुधिर वर्ग वाले की और 25% संतानें बी रुधिर वर्ग वाले की होगी। बात समझ आ रही है। जब ए बी का एबिस करा देंगे तो मान लो 4 संतानें पैदा हुई तो उसमें से एक संतान का ए होगा, दूसरी संतान का बी होगा और जो 2 और संतानें बचेंगी उनकी ए बी रुधिर वर्ग होगी। बात समझ आई। पश्चिमी देखेंगे तो विषम युग्मजी ए तथा बी रुधिर वर्ग वाले स्त्री व पुरुष से उत्पन्न संतानें 1:1:1:1:1 के अनुपात में उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं पे प्यारे बच्चों देखें, अगर स्त्री व पुरुष के रुधिर वर्ग क्रमशः ए तथा ओ हैं तो इनकी संतानों में केवल ए अथवा बी रुधिर वर्ग की संभावना होगी। बात क्लियर हुई। अब आपका आता है प्यारे बच्चों सह प्रभाविता। अब क्या आता है आपका, सह प्रभाविता आता है। अब बात करेंगे ये सह प्रभाविता क्या होता है। तो सह प्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी विषम युग्मजी के दोनों एलील पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होते हैं, फलस्वरूप F1 संतति दोनों जनकों से समानता प्रदर्शित करती है। बात समझ आया। तो सप्रभाविता क्या होती है, सप्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी विषम युग्मजी के दोनों एलील पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अव्यक्त होते हैं, फलस्वरूप F1 जो संतति होती है वो दोनों जनकों से समानता प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मानव रुधिर वर्ग में एलील IA और IB सहप्रभाविता या सहप्रभावी कहलाते हैं। अगला आता है आपका घातक जीन। अगला क्या आता है, घातक जीन। अब ये घातक जीन क्या होता है बच्चों, तो वह जीन जो किसी व्यक्ति में उपस्थित हो या उसकी जनन आयु के पहले ही मृत्यु कर दे, वह घातक जीन कहलाता है। फिर आता है आपका सहलग्नता। ये सहलग्नता क्या होती है, यदि 2 या 2 से अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के पास स्थित होते हैं तो वह एक साथ वंशानुगत होते हैं, इसे सहलग्नता कहा जाता है।
इन जीन्स में स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता और ऐसे जीनों को सहलग्नी जीन कहते हैं। और ऐसे जो जीन होते हैं उसे प्यारे बच्चों सहलग्नी जीन्स कहा जाता है जीन। अब आता है आपका लिंग सहलग्नता। ये लिंग सहलग्नता क्या होती है? वह संलग्नता जो लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित जीन्स के बीच पाई जाती है, लेकिन ये जीन्स लिंग निर्धारण से संबंधित नहीं होती, ये जीन विनिमय नहीं कर पाते, उसे हम लोग लिंग सहलग्नता कहते हैं। अब बात आती है लिंग सहलग्नता की वंशागति। तो मॉर्गन ने सबसे पहले फल मक्खी में लिंग सहलग्नता की खोज की। तो लिंग सहलग्नता की खोज सबसे पहले किसमें की थी? मॉर्गन ने फल मक्खी में किया था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलोनोगैस्टर पर एक संकर व द्विसंकर संकरण प्रयोग किए। ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम के 4 जोड़े पाए जाते हैं। इनमें से 3 जोड़े सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑटोसोम्स तथा पहला जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है और मादा ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोसोम XX तथा नर में XY होते हैं। अगला आता है आपके प्यारे बच्चों सहलग्नता या पुनर्संयोजन। ये सहलग्नता अथवा पुनर्संयोजन क्या होता है? एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों के समूह को सहलग्न समूह या सहलग्न जीन कहते हैं तथा इस घटना को मॉर्गन ने सहलग्नता का नाम दिया। तो सहलग्नता क्या होती है? या फिर पुनर्संयोजन। तो एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों के समूह को सहलग्न समूह या सहलग्न जीन कहते हैं तथा इस घटना को मॉर्गन ने सहलग्नता किया। और पुनर्संयोजन क्या होता है? अजनकीय जीनों संयोजनों के उत्पादन को पुनर्संयोजन कहते हैं। मॉर्गन ने पता लगाया कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित होने वाले या होने पर कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्न थी, अर्थात पुनर्संयोजन बहुत क्या था उनका? कम था। अब आता है प्यारे बच्चों आपका जीन विनिमय या फिर अनुवांशिक पुनर्संयोजन। ये जीन विनिमय अथवा अनुवांशिक पुनर्संयोजन क्या होता है? तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कभी कभी अर्धसूत्री विभाजन के समय सहलग्न जीन्स समजात गुणसूत्रों के 2 अर्ध गुणसूत्रों के बीच खंडों का विनिमय करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा परिणाम स्वरूप अजनकी संयोजनों का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार पुराने जीन्स से बने नए संयोजनों के निर्माण की परिघटना को जीन्स का पुनर्संयोजन कहा जाता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों लिंग गुणसूत्र की। किसकी बात आती है? लिंग गुणसूत्र की। तो सभी एक लिंगी जीवधारियों की कोशिकाओं में 2 तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला क्या पाया जाता है? कायिक गुणसूत्र और दूसरा पाया जाता है लिंग गुणसूत्र। अब बात करेंगे कायिक गुणसूत्र। तो ऐसे गुणसूत्रों पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन पाए जाते हैं और लिंग गुणसूत्र में देखें तो ये गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। अब आपका आता है समयुग्मकी और विषम युग्मकी जीव। ये समयुग्मकी और विषम युग्मकी जीव क्या होते हैं? तो वे जीव जिनमें समान प्रकार के लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और केवल एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, जैसे सभी में X समयुग्मकी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मादा मानव, मादा फल मक्खी, वे सभी जिनमें असमान गुणसूत्र होते हैं और वे 2 प्रकार के युग्मक जैसे XY उत्पन्न करते हैं विषम युग्मकी जीव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नर मानव। तो मादा मतलब समयुग्मकी का मतलब ये है कि जिनमें लिंग गुणसूत्र समान होते हैं और जिसमें लिंग गुणसूत्र भिन्न होते हैं वो आपका असम युग्मकी कहलाता है। बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब बात आती है लिंग का निर्धारण। अब प्यारे बच्चों किसकी बात आती है आपकी? वह आती है आपकी लिंग का निर्धारण। तो सबसे देखेंगे जीनी गुणसूत्री लिंग का निर्धारण। तो बहुत से जंतुओं में गुणसूत्री लिंग निर्धारण होता है जिनमें 50% नर व 50% मादा बनती हैं। यह विषम युग्मता पर निर्भर होता है और निम्नलिखित 4 मुख्य गुणसूत्री लिंग निर्धारण की क्रियाविधि होती है। पहली क्या है? XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। तो अधिकांश उच्च प्राणियों में लिंग गुणसूत्रों का केवल एक जोड़ा पाया जाता है। मादाओं में ये दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, इन्हें XX से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, नर में ये लिंग गुणसूत्र असमान यानी कि XY होते हैं और इन्हें विषम युग्मकी कहते हैं। ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण इसका क्या एक उदाहरण है।
अब बात आती है मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब क्या आती है प्यारे बच्चों, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में भी XXXY गुणसूत्रों से ही लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य की 46 अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं, क्योंकि 22 जोड़ी नर और मादा दोनों में समान होगी, लेकिन 23वीं जोड़ी जो होती है वो लिंग गुणसूत्र कहलाती है और वो दोनों में भिन्न होती है। अगर हम लोग नर में देखेंगे तो XY होता है और मादा में XX होता है। 22 जोड़े X गुणसूत्र वाले और 22 जोड़े Y गुणसूत्र वाले होते हैं, ठीक है ना। स्त्रियों में भी सभी युग्मक बराबर होते हैं, अर्थात 22 + X गुणसूत्र होते हैं। यदि 22 + X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के 22 + X गुणसूत्र वाले अंडे से निषेचित करेगा तो मादा संतान जन्म देता है, तो वह हमेशा हमेशा मादा बनेगी। यदि 22 गुणसूत्र + Y का शुक्राणु मादा के 22 गुणसूत्र + X गुणसूत्र से निषेचित करे तो वह संतान क्या होगी, नर संतति जन्म देगी। यह स्पष्ट है कि मनुष्य में Y गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। अगला है XXXO गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। तो यह टिड्डी, कॉकरोच, खटमल और कुछ पौधों में पाया जाता है। इन जीवों की मादा में लिंग गुणसूत्र XX होता है। ये केवल एक प्रकार की युग्मक A + X उत्पन्न करती हैं। ठीक इसके विपरीत नर में केवल एक गुणसूत्र X होता है और ये 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, A + X और A + O। जब A + X का संयोग मादा के A + X युग्मक से होता है तब नर संतान यानी कि A + XX उत्पन्न होता है, और जब मादा का X A + O युग्मक मादा के A + X के गुणसूत्र युग्मक से संयोग करता है तो नर संतान उत्पन्न होती है, अर्थात A + XO उत्पन्न होती है। तीसरा आती है प्यारे बच्चों आपका ZW और ZZ गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। तो यह पक्षियों में पाया जाता है। इनमें नर में 2 समान लिंग गुणसूत्र ZZ होते हैं, इनसे समान युग्मक बनते हैं। मादा में 2 भिन्न भिन्न गुणसूत्र ZW पाए जाते हैं, इनसे विषम युग्मक उत्पन्न होते हैं। जब नर का Z शुक्राणु और मादा के Z युग्मक से संलयन करता है तो नर संतान ZZ बनता है, और जब नर का Z शुक्राणु मादा के W युग्मक से संलयन करता है तो मादा संतान WZ बनता है, और संतानों में 1:1 का अनुपात होने की संभावना होती है। चौथा आपका आता है प्यारे बच्चों अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है, यह मधुमक्खी में पाया जाता है और इसमें 3 तरह की मधुमक्खियां पाई जाती है। पहली क्या पाई जाती है, द्विगुणित रानियां, दूसरी द्विगुणित श्रमिक और तीसरी अगुणित ड्रोन या फिर नर। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विगुणित रानियां, तो ये निषेचित अंडों से विकसित मादा जीव है, और द्विगुणित श्रमिक ये भी निषेचित अंडों से विकसित द्विगुणित जीव है, किंतु अंडाणु उत्पन्न नहीं होते। अगला है अगुणित ड्रोन या नर। तो ये अनिषेक जनन द्वारा निषेचित अंडों से विकसित होते हैं, नर की भांति शुक्राणु ये हमारे बनाते हैं, ठीक है। अब आपका आता है प्यारे बच्चों म्यूटेशन, बोले तो उत्परिवर्तन। ये उत्परिवर्तन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुगो डी वेरिज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने सांध्य प्रिमरोज पौधों की समष्टि में अचानक विकसित 7 नई किस्मों के पौधों को देखा और इसे उत्परिवर्तित या इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन की संज्ञा दी। उत्परिवर्तन नई जातियों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अब आती है प्यारे बच्चों आपका कि उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। सबसे पहला क्या होता है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न उत्परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा आता है जीन उत्परिवर्तन। तो डीएनए तथा आरएनए के किसी भी भाग में न्यूक्लियोटाइड की पुनर्व्यवस्था, संख्या, क्रम व प्रकार में परिवर्तन होने वाला यह उत्परिवर्तन होता है। अब आता है मानव में आनुवांशिक अनियमितताएं।
तो पहला होता है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन द्वारा। तो दैहिक जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न होती है। तो इस रोग को मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम वर्णन 1866 ईस्वी में लैंगडोन डाउन ने किया था। बात समझ आ रही है। तो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में उत्परिवर्तन द्वारा देखें तो सबसे पहला क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो इस रोग को मंगोलियन जड़ बुद्धिता कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम वर्णन 1866 में लैंगडोन डाउन ने किया था। बात करेंगे लक्षण की। लक्षण की बात करेंगे तो चेहरा मंगोलों जैसा दिखता है। माथा चौड़ा, गर्दन छोटी चौड़ी, अंगुलियां छोटी होती है। चेहरा चांद के समान और नाक चपटी, कान छोटे होते हैं। कारण क्या होता है, इनमें 21वें जोड़ों में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 हो जाती है। अगला आता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, यह रोग 18वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता या ट्राइसोमी के कारण होता है। इन बच्चों में मानसिक मंदता, विकृति, छोटा सिर, छोटा अंगूठा, लंबे कान आदि लक्षण पाए जाते हैं। इनका औसत जीवन काल 4 माह से भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और तीसरा होता है पटाऊ सिंड्रोम। तो यह सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। इससे प्रभावी बच्चे अधिकतर जन्म ही नहीं ले पाते, केवल कुछ बच्चे ही 2 वर्षों तक जीवित रह पाते हैं। इनसे सिर बहुत छोटा होता है, इनमें जो सिर होता है बहुत छोटा होता है। नाक चोंच जैसी होती है, आंखें दूर दूर स्थित होती हैं और हृदय रोग आदि विकार इसमें उत्पन्न होते हैं। अगला आता है जब लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है तो उसके द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहला होता है क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। तो यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। इनमें 47 गुणसूत्र 44+ XXY गुणसूत्र होते हैं। इनमें स्त्री व पुरुष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबा लेकिन वृषण तथा अन्य जननांग अल्प विकसित होते हैं। ये नरबद्ध होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे व शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं और स्तन इसमें विकसित होता है। ठीक है ना। अगला आता है टर्नर्स सिंड्रोम। तो ये ऐसी स्त्रियां होती है जिनमें, अगला आता है आपका टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये एक ऐसी स्त्रियां हैं जिसमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम होता है, यानी 46-1 यानी 45 होता है। इनका कद छोटा, जननांग अल्प विकसित हो, यानी विकसित ही नहीं हो, जो जननांग होता है अल्प विकसित होता है। ये स्त्रियां जनन करने में असमर्थ होती हैं, यानी कि ये आपकी जनन यहाँ बोले तो सेक्स नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। अगला है यहाँ पे सी, बोले तो काय गुणसूत्रों में जिन उत्परिवर्तन द्वारा। तो पहला होता है अप्रभावी रूप से वंशागत लक्षण। तो ये लक्षण समजात दशा में अप्रभावी जिन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो पहला आता है रंजकहीनता। तो मानव में मेलेनिन की अनुपस्थिति में त्वचा व बाल सफेद तथा पुतलियां रुधिर कोशिकाओं के कारण गुलाबी व लाल दिखाई देती हैं। इसी दशा को रंजकहीनता कहा जाता है। और इसी दशा को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, रंजकहीनता कहा जाता है। और जो तीसरा आता है आपका बोले तो बी, एल केप्टोन्यूरिया। तो यह एक जीन क्रिया के प्रभाव से उत्पन्न जन्मजात रोग है। इस रोग के मनुष्य होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन नहीं कर पाते, अतः रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और गठिया रोग हो जाता है और मूत्र में इस अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है और यह दशा इस रोग की सूचक होती है, यानी सूचना देती है। तीसरा आता है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो मनुष्य में यह रोग फिनाइल एलिनीन नामक अमीनो अम्ल को टाइसोसिन अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण होता है। यह रुधिर व ऊतक में एकत्रित होने लगता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। अगला है यहाँ पे डी, लिंग गुणसूत्रों की जीन उत्परिवर्तन द्वारा। तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों, सहलग्न लक्षण, यक्ष सहलग्न लक्षण। तो इससे संबंधित जिन्स केवल एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं और वाई गुणसूत्र पर इससे संबंधित जिन नहीं पाए जाते हैं। इनकी वंशागति माता से उनकी नर संतानों तथा संतानों से उनके पुत्रों में होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि वर्णांधता और हीमोफीलिया इसके क्या प्यारे बच्चों उदाहरण है। ठीक है ना। अगला है आपका वाई
सहलग्न लक्षण। ये वाई सहलग्न लक्षण क्या होता है? वे लक्षण जिनके जिन्स केवल वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं वाई सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों की वंशागति नर से केवल उनकी संतानों में होती है, उदाहरण के लिए हाइपरटाइकोसिस आदि। अगला है तीसरा एक्स वाई सहलग्न लक्षण। तो ये वे लक्षण जिनके एक्स और वाई दोनों गुणसूत्रों के समजात खंडों पर पाए जाते हैं एक्स वाई सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों की वंशागति नर और मादा दोनों में समान रूप से होती है। अगला आता है प्यारे बच्चों आपका वर्णांधता। अगला क्या आता है? वर्णांधता। तो इसमें मनुष्य को लाल व हरे रंग में अंतर नहीं होता और यह लिंग सहलग्न प्रभावी होता है जो रिसेसिव जीन द्वारा होता है। स्त्रियों में एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र स्थित होते हैं। अब वर्णांधता की वंशागति देखेंगे तो वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होंगी। यदि वर्णांध पुरुष और वर्णांध स्त्री में देखेंगे तो 50% संतानें वर्णांध होंगी और 50% संतानें समान होंगी केवल पुरुष के लिए। साथ ही 50% पुत्रियां इसकी वाहक होंगी, यानी दूसरे में जब उनकी शादी हो जाएगी ले जाएंगी, और 50 पुत्रियां रोगग्रस्त होंगी। अगला है यहाँ पे तीसरी आपकी कि किसी सामान्य पुरुष व वर्णांध स्त्री के सभी पुत्र वर्णांध होंगे और पुत्रियां वर्णांधता के जिनकी वाहक होंगी। वो नहीं होंगी लेकिन वो जिनकी वाहक, यानी कि जब उनका बच्चा होगा तो वो उनके दे देंगी। चौथा देखेंगे तो किसी सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री के 50% पुत्र वर्णांध तथा 50% पुत्र सामान्य होंगे। साथ ही 50% पुत्रियां जिनकी वाहक तथा 50% पुत्रियां सामान्य होंगी। तीसरा आपकी आती प्यारे बच्चों हीमोफीलिया। तो इस रोग में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का बनता है जिस कारण रक्त लगातार बहता रहता है। इस वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है और पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होने पर ही यह रोग उत्पन्न होता है, किंतु स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन का होना आवश्यक होता है। अगला देखें तो हीमोफीलिया की वंशागति किस प्रकार होती है? तो कोई संतान पुरुष व किसी हीमोफीलिया रोग के जिनकी वाहक स्त्री की संतानें में 50% पुत्र रोगग्रस्त, 50% पुत्री रोग वाहक तथा शेष पुत्र एक पुत्रियां सामान्य होंगी। दूसरा देखें तो कोई हीमोफीलिया रोगग्रस्त व्यक्ति व किसी सामान्य स्त्री के सभी पुरुष सामान्य तथा सामान्य पुत्रियां रोग वाहक होंगे। तीसरा देखें तो जब हीमोफीलिया रोगग्रस्त पुरुष इस रोग की वाहक स्त्री से विवाह करता है तो आधे पुरुष व आधे पुत्रियां इस रोग से ग्रस्त पैदा होते हैं, किंतु आधे पुत्र सामान्य व आधी पुत्रियां हीमोफीलिया जिनकी क्या होती हैं वाहक होंगी। चौथा देखें तो किसी सामान्य पुरुष व हीमोफीलिया स्त्री की सभी पुत्र हीमोफीलिया तथा सभी पुत्रियां हीमोफीलिया जिनकी वाहक होंगी। चौथा देखें तो रतौंधी। तो यह रोग दो प्रकार का होता है, उपार्जित जो विटामिन ए की कमी से होता है तथा दूसरा जन्मजात, और यह पुरुषों में सामान्य होता है तथा स्त्रियां इसके लिए वाहक का कार्य करती हैं। अब देखें आर्यन रुधिर वर्ग की वंशागति। तो आरएच प्रतिजन, ये आरएच है, आरएच प्रतिजन प्रभावी जीन आर द्वारा विकसित होता है। आरएच व्यक्तियों में प्रभावी जीन हमेशा स्मॉल में आर होता है, ठीक ना। और आरएच माता का जीन स्मॉल आर होता है जीन प्रारूप, और आरएच प्लस पिता का जो जीन होता है वो कैपिटल आर या कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। सामान्य आर्यन प्लस मनुष्य के रक्त में प्राकृतिक आरएच प्रतिरक्षी का अभाव होता है, किंतु आर्यन रहित व्यक्ति में किसी आरएच प्लस व्यक्ति का रुधिर चढ़ाने पर आरएच रहित ग्राही व्यक्ति के प्लाज्मा में आरएच प्रतिरक्षी बन जाते हैं और पुनः अगली बार आरएच प्लस रक्त चढ़ाने से अश्लेषण होने के कारण आरएच हीन आरएच माइनस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है और सभी वीडियो प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।